हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आपके सामने फिर से एक बार आ गया हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके, जिस चीज को लेके बहुत सारे बच्चे परेशान भी हैं। वो है हमारा जेईई मेंस 2022 जो कि बहुत पास आ गया है। आज से एक महीने के बाद हमारा पेपर होने वाला है एंड बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे कि कैसे क्या स्कोर किया जाए, कैसे क्या मार्क्स आए जाए। तो इसी चीज को लेकर मैं आज आपके सामने आ गया हूं। मेरा नाम आप सभी जानते होंगे, मेरा नाम है अभिनव मौर्य। मैं आज आपको इस चीज के बारे में तो बताऊंगा ही, प्लस आपको फिजिक्स में पढ़ाता ही हूं। करेक्ट। चलिए, तो आज हमारा पूरा का पूरा जो टारगेट होगा वो होगा बच्चों जेईई मेंस के बारे में। यहां मैं लिख देता हूं आपको टारगेट जेईई मेंस। कौन सा वाला? जेईई मेंस 2022। इस साल जो पेपर होने वाला है आपका जेईई मेंस 2022 हमारा टारगेट है। और हमारा टारगेट कुछ छोटा मोटा टारगेट नहीं है बच्चों। हमारा टारगेट है एटलीस्ट हम 70 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे हमारे फिजिक्स के पेपर में आउट ऑफ 100। ठीक है। और मेरी एक चीज खास बात ध्यान से सुनिए बच्चों, अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आप अभी 11th से 12th में आए हो, है ना, तो आपके लिए ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये बात हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी आगे जाके टारगेट करना चाहता है जेईई मेंस के लिए, या जेईई एडवांस आईआईटी निकालना चाहता है, एनआईटी चाहता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। क्योंकि आज नहीं तो कल आप भी इसी एग्जाम को दोगे और आपको इसका पैटर्न, है ना, इसका पेपर का पैटर्न, इसके एग्जाम की इंफॉर्मेशन, सारी चीजों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि अभी मैं 12th में आया हूं, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, तो बिलीव मी, वो बच्चे भी अगर इसको देखेंगे तो उनको एटलीस्ट इतना आइडिया तो लगेगा कि हमको किस चैप्टर्स में किस किस टॉपिक पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। करेक्ट। तो आज के बिना किसी देरी के हम अपनी चीजों को चालू करते हैं। ठीक है। तो हमारा टारगेट पूरा का पूरा क्या है बच्चों? 70 प्लस मार्क्स चाहिए हमको, और उसके लिए हम सारी चीजें देखेंगे। अब सुनो, इस पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें एग्जाम की इंफॉर्मेशन होना, किस टाइप से पेपर होने वाला है, किस टाइप से चेंजेस आए हैं इस साल, वो सारी चीजें देखेंगे। प्लस उसके बाद पेपर का पैटर्न क्या है वो देखेंगे, एंड देन चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। कोई ये अनोखी चीज, मतलब अलग सी चीज नहीं है, लेकिन इसमें कुछ वैरायटी है बच्चों, है ना। हर चैप्टर का वेरिएशन नहीं है, लेकिन उन चैप्टर्स का इसमें पूरा का पूरा मैंने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, जिसके बेसिस पे आप इजीली 70 मार्क्स ला सकते हो। करेक्ट। चलो, तो हम स्टार्ट कर देते हैं अपना। सबसे पहला हम एनालाइज कर लेते हैं कि हमारी एग्जाम कैसे होने वाली है। ठीक है। तो सबसे पहला जो आ चुका है, आपको दिख रहा होगा, हमारे पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की हम बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इस साल आप जेईई मेंस में जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं आपके पास, वो है 2 अटेम्प्ट्स। आप 2 बार जेईई मेंस का पेपर इस बार दे सकते हो, क्योंकि इस बार जो पेपर होने वाले हैं वो कितने सेशंस में होने वाले हैं बच्चों? वो होने वाले हैं हमारे 2 सेशंस में। ठीक है। वो कितने सेशंस में होने वाले हैं? 2 सेशंस में। एक होगा सेशन 1, पहला सेशन होने वाला है आपका अप्रैल में बच्चों, और उसकी डेट क्या है? 16 से लेके 21 ऑफ अप्रैल तक। इन दिनों में आपका जेईई मेंस का पहला सेशन होगा। ठीक है। एंड दूसरा सेशन कब होगा बच्चों? दूसरा सेशन कब होगा? दूसरा सेशन आपका होगा, ये सेशन 1 है, और सेशन 2 जो होगा आपका, वो होगा मेरा 24 ऑफ मई से लेके 29 ऑफ मई के बीच में। ठीक है। करेक्ट। इसकी इंफॉर्मेशन लेना भी जरूरी था, क्योंकि हमारे 2 सेशंस हैं और हम दोनों बार पेपर दे सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है एक बार आपको पेपर देना, एक बार नहीं देना, आप दोनों बार अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। अब इतनी बात तो आपको पता लग गई कि 2 सेशंस हमारे होने वाले हैं, लेकिन कुछ बच्चों को क्या लगता है पता है कि इतने सारे सेशंस होते हैं, 1 सेशन है, 2 सेशन है, इतने सारे पेपर्स बनाए जाएंगे इन दिन के लिए, तो वो क्या सोचते हैं कि किसी पेपर में क्वेश्चंस इजी आ जाते होंगे, किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस टफ पड़ जाते हैं, बच्चों के बीच में डिफरेंशिएशन हो जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें इसके बेनिफिट्स की भी बात करनी चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इनने ऐसा पैटर्न किया है, ये भी हमें देखना बहुत जरूरी है। तो अगर उसकी बात करूं कि बेनिफिट्स क्या है इस चीज के, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं, इसकी बेनिफिट्स की बात करेंगे तो यहां पर मैंने पीडीएफ का ही स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है बच्चों। कुल मिला के ये आपको क्या बताना चाहता है कि पहली बात, आपके पास 2 मौके हैं पेपर देने के। अगर आपका पहला पेपर भी गलत हो जाता है या कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जिससे आपका अच्छा पेपर नहीं गया है, तो आप दूसरे सेशन में पेपर दे सकते हैं, और एज इट इज उसी पैटर्न के लगभग क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो यू आर हैविंग अ सेकंड ऑप्शन ऑल्सो। ठीक है। दूसरी चीज उनके लिए बोलना चाहूंगा, मान लीजिए कुछ बच्चे ऑलरेडी ड्रॉप लेके बैठे हुए हैं। करेक्ट। अगर उनका पहला पेपर ही गलत चला जाए और यहाँ पे 2 सेशंस नहीं हो रहे हैं, तो क्या उनके लिए गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है। सॉरी, बिल्कुल गलत है। तो उनको भी कहीं ना कहीं एक मौका मिल रहा है।
है ना, उनको भी जरूरत है एक मौके की, उनको भी मिल रहा है, प्लस 12th क्लास के बच्चे भी, उनको भी अगर दूसरा मौका मिल रहा है कहीं ना कहीं, तो उनको भी आगे जाके ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है, इफ दे आर एमिंग फॉर NIT और IIT, फॉर अ गुड IIT एंड NIT, करेक्ट। और एक चीज और आपको मैं यहां पर बता दूं साफ साफ, कोई इस चीज में दिक्कत नहीं है, आप दोनों अटेम्प्ट्स दीजिए बच्चों, मेरी समझ से आप दोनों दीजिए। क्यों दीजिए? क्योंकि आपका बेस्ट ऑफ स्कोर लिया जाएगा। आप पहला पेपर देते हो, पहले में कम मार्क्स आते हैं, दूसरे में अच्छे मार्क्स आते हैं, दूसरे का ऑटोमेटिकली वो ले लेगा, जिससे आपकी मेरिट बनेगी, वो है आपका इन दोनों पेपर्स में से जो बेस्ट ऑफ आएगा, ठीक है, पहला सेशन और दूसरा सेशन, ठीक है। इतनी बात पता लगी बेनिफिट्स क्या है। चलो इसके बाद अब हम बात करेंगे बच्चों क्राइटेरिया की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो बच्चों को नहीं पता होगा, इवन कोरोना की वजह से हुआ, किसी वजह से हुआ, जो आपका सीधा का सीधा फंडा निकल के आ रहा है, उनने कुछ नहीं बोला है आपसे, बोला है आपको 12th पास होना चाहिए, सिंपल बात। आपके अगर पासिंग मार्क्स भी आप 12th पास हो तो आप एग्जाम में अपीयर कर सकते हो, कोई भी 75% क्राइटेरिया, इवन 85%, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। अगर मैं एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूं बच्चों, तो ये विंडो आपकी ओपन हो चुकी है। 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चों एक चीज और बताऊं कि फॉर्म फिल करते समय कोई भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें करेक्शन का कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फॉर्म फिलिंग की बात मैंने आपको बता दी। और एक चीज और बताना चाहूंगा बच्चों, यहां पर आपके जो 2 सेशंस हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक ही बार फॉर्म भरना है, दोनों सेशंस के लिए अलग अलग फॉर्म आएंगे। पहले सेशंस के लिए इस टाइम पे फॉर्म फिल हो रहे हैं, और दूसरे सेशन के लिए अलग से फॉर्म आएंगे, वहां पर फिल करना है, करेक्ट। ये चीज समझ आई एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। अब हम एग्जाम के पैटर्न की बात कर लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है। तो जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बच्चों, क्या 2 सेशंस में होने वाले हैं, करेक्ट। किसमें? 2 सेशंस में। सेशंस कितने हमारे? 2 सेशंस में होने वाले हैं। कौन कौन से? अप्रैल में होगा एक पहला सेशन, और दूसरा कब होगा? मई में होगा, ठीक। किसी को कोई दिक्कत इसमें? चलो ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो पहला सेशन हो रहा है यहां पर मैं लिखूं फर्स्ट सेशन। फर्स्ट सेशन जो है मेरा, उसमें किस किस डेट को हो रहा है बच्चों? 16th से लेके 21 अप्रैल तक हो रहा है। अब सुनिए, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के आओगे, इसका मतलब ये नहीं है आपके पास डेट चूज करने का मौका है और या आपको इतने सारे दिनों तक पेपर देना है। आपको पर्टिकुलर डेट मिल जाएगी, है ना। 16 से 21 तक लेके कोई भी आपको एक दिन मिल जाएगा। ये टोटल दिन कितने हैं बच्चों? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 डेज। इनमें से कोई भी एक दिन मिल जाएगा, कोई भी एक शिफ्ट मिल जाएगी। शिफ्ट का मतलब समझिए, एग्जाम पैटर्न में इन्हें थोड़ा और डिफरेंशिएट किया है। क्या? इतने दिन तो पेपर होगा ही होगा। इस पहले सेशन में मान लीजिए आपका 16 अप्रैल को पेपर है, आपकी दिन आई है 16 अप्रैल, तो देयर विल बी 2 सेशन, सॉरी देयर विल बी 2 शिफ्ट्स, देयर विल बी 2 शिफ्ट्स। कौन कौन सी शिफ्ट्स होंगी? एक होगी शिफ्ट 1, जो होगी आपकी सुबह 9 से लेके दोपहर को 12 बजे तक, एंड दूसरी शिफ्ट जो होगी वो होगी 3 से 6। अब कोई बच्चा ये मत सोचना उस दिन मेरे को दोनों पेपर देने हैं, एक शिफ्ट भी आपकी डिसाइडेड रहेगी। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने फॉर्म भरा तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा पेपर 17 अप्रैल को है, 3 से 6 बजे पेपर देने जाना है। समझ आया? तो कुल मिला के आप देख सकते हो दोनों सेशंस में कितने पेपर होने वाले हैं, कितने पेपर होने वाले हैं। अगर मैं सेशन 2 की बात करूं बच्चों, सेकेंड सेशन की बात करूं, सेकेंड सेशन की, तो इसकी डेट क्या बताई थी मैंने? 24 से लेके 29 ऑफ मई। इसमें कितने दिन हो रहे हैं बच्चों? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 6 डेज इसमें काउंटेड है, करेक्ट। तो इसका मतलब टोटल 12 दिन पेपर होना है, और एक दिन 2 पेपर बनाए जा रहे हैं। दैट मीन्स यहां पर आपको टोटल 24 पेपर मिलेंगे। आपको नहीं मिलेंगे, वो बना रहा है 24। आपको पहले सेशन में केवल एक पेपर मिलेगा आउट ऑफ 12, और दूसरे सेशन में एक पेपर मिलेगा आउट ऑफ 12। जो भी आपका डिसाइडेड होगा, किसी भी दिन किसी भी पर्टिकुलर शिफ्ट में आपका पेपर हो सकता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है? आगे बढ़े बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें भी ध्यान रखने की है, अदरवाइज बच्चे नहीं करते, इन चीजों को ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की हमारी बात हो गई, अब हम पेपर की पैटर्न की बात कर लेते हैं कि भैया इतनी तो हम बात कर ही रहे हैं, हमें ये तो बताइए कि पेपर कैसे आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हम जेईई मेंस की बात करने वाले हैं उसमें पेपर आने वाला है आपको 90 क्वेश्चंस का। कितने क्वेश्चंस का बच्चों? 90 क्वेश्चंस का। अब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये भी आपको कहीं ना कहीं पता है ना। तो सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा फिजिक्स, फिजिक्स, फिर यहां मैं लिख देता हूं केमिस्ट्री,
एंड लास्ट में मैं लिख देता हूं मैथ्स। तो ऐसा कुछ आपका मार्क्स क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहां से सबको पता है इक्वली डिवाइड हो जाएंगे क्वेश्चंस, कितने कितने हो जाएंगे 30 क्वेश्चंस, ठीक है 30 क्वेश्चंस इसके, 30 क्वेश्चंस इसके एंड 30 क्वेश्चंस इसके। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मैं आपको बताऊंगा केवल फिजिक्स के बारे में डिटेल एंड वही सेम चीज केमिस्ट्री और मैथ में भी अप्लाई होगी, ठीक है। सुनो अब मेरी बात, 30 क्वेश्चन में से हमारा जो डिवाइडिंग है इस बार का वो अलग टाइप का है। कैसा डिवाइडिंग है? 30 क्वेश्चन में से इस बार जो 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं ना बच्चों, 20 क्वेश्चंस जो आपके पास आने वाले हैं वो होंगे एमसीक्यू टाइप, मतलब ऑप्शंस होंगे आपके पास, एक क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन होंगे और कोई भी एक ऑप्शन सही होगा तो यहां पे लिख देता हूं सिंगल करेक्ट। समझ आया? और बाकी के जो 30 क्वेश्चन में से कितने बचे? 10 क्वेश्चंस। यहां पर मैं आपको 10 क्वेश्चंस का डिटेल बता रहा हूं। एंड एक चीज और बच्चों कि यहां पर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, यहां मैं लिखूंगा नो चॉइस। अब नो चॉइस का इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस करके आ जाओगे, नहीं बच्चों, नो चॉइस का मतलब ये है इफ देयर आर 20 क्वेश्चंस, अगर आपने मान लीजिए एक क्वेश्चन भी छोड़ा तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि आपका स्कोर आउट ऑफ 19 देखेंगे, आपको ये माना जाएगा कि आपने एक क्वेश्चन छोड़ा है, दैट इज अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन फॉर यू, करेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि नो चॉइस का मतलब ये नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं, बिल्कुल नहीं बोला, लेकिन वो अगर आप क्वेश्चन नहीं करते तो अनअटेम्प्टेड माना जाएगा, ठीक है। चलो, इन 10 क्वेश्चंस में आपके पास क्या है बच्चों? चॉइसेस हैं। और कैसी चॉइसेस हैं भैया? इसमें आपको करना है केवल 5 क्वेश्चन, आप 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन कर सकते हो, एनी 5 क्वेश्चंस। एंड सुनिए, ये क्वेश्चंस भी कैसे होंगे ये भी तो सुन लीजिए, ये क्वेश्चंस भी होंगे इंटीजर टाइप क्वेश्चन है बच्चों, इंटीजर टाइप्स। तो यस, आपने बिल्कुल सही समझा, सेम फॉलो होगा केमिस्ट्री के लिए, सेम मैथ्स के लिए। फिजिक्स के 30 में से 20 क्वेश्चन आएंगे आपके एमसीक्यू, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू जिसे हम बोलते हैं, 4 ऑप्शन होंगे और उसमें से सिंगल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और दूसरा, उसमें जो बाकी 10 क्वेश्चन है उसमें से केवल आपको 5 अटेम्प्ट करना है। और अब मैं जो बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना बच्चों, अगर 5 से ज्यादा आपने 6 कर दिए या 7 कर दिए तो आपका जेईई मेंस कैलकुलेशन नहीं करेगा मार्क्स का। पॉइंट बिल्कुल नोट कर लो, गांठ बांध लो, एनी 5 मतलब एनी 5 ही है, 5 ही करना। ये स्कूल नहीं है जहां आप 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन करके आ जाओ, मैम या सर अपने आप से 5 क्वेश्चन अच्छे देख लेंगे जिसमें आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं और हटा दे। नहीं, 5 बोला है तो 5 अटेम्प्ट करना, अगर आपने 6 कर दिए तो आपका कैलकुलेशन नहीं होगा, आपके मार्क्स नहीं आएंगे, बाद में रिजल्ट आएगा तो डिस्प्ले नहीं होगा। बिल्कुल ध्यान है, पक्का? चलो ठीक है। तो यहां पर मार्क्स कितने हो गए टोटल? देखो 20 क्वेश्चंस। अच्छा चलो मार्किंग स्कीम और देख लेते हैं, यहां पर मार्किंग स्कीम की और बात कर लेते हैं। हमारी क्या मार्किंग स्कीम क्या है सर? ठीक है, मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूं बच्चों, मार्किंग स्कीम की, तो हमारा सेम मार्किंग स्कीम है जैसे पहले चलता था। कैसे चलता था? +4 मार्क्स किसके लिए? फॉर करेक्ट ऑप्शन, है ना, अगर आपका आंसर करेक्ट है तो +4 एंड -1 कब मिलेगा आपको? जब इनकरेक्ट है। एंड ये माइनस मार्किंग बच्चों आपके दोनों सेशंस में है, मींस दोनों इसमें पार्ट्स में है, इनमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। अगर यहां पर आप 5 क्वेश्चंस करते हैं, मानिए उसमें से आपका एक गलत हो गया तो -1 होना है। दोनों पार्ट्स में माइनस मार्किंग है, इसको गांठ बांध लीजिए। तो यहां से अगर मैं मार्क्स कैलकुलेट करूं तो कितने निकल के आ रहे हैं बच्चों? 20 क्वेश्चंस आर देयर इनटू 4, 80 मार्क्स का ये हो गया मेरा। एंड यहां पर आपको केवल 5 क्वेश्चंस करने हैं तो ये 20 मार्क्स का हो गया। तो क्या टोटल मार्क्स फिजिक्स के 100 हो गए? 100 मार्क्स। एंड हमारा टारगेट ही आउट ऑफ 100 ही है, हमको 70+ लाना है, ठीक है। अभी तो हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया कि कैसे क्या पेपर होने वाला है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्लीज इस चीज को 11th क्लास के बच्चे ही फॉलो करो एंड बाकी बच्चों के लिए तो ये है, क्योंकि 12th क्लास के एंड प्लस ड्रॉप जिनने लिया उनको तो पेपर देना ही है, करेक्ट। एंड वो बच्चा जो सच में चाहता है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, जो सच में चाहता है मार्क्स लाना, अगर उसके 70+ आ जाए, प्लीज इन चीज को फॉलो कर लेना, आपके नंबर आएंगे पक्का। बाकी फिर आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है। चलो, ये सारी चीज पता लगी, पैटर्न वगैरह, पेपर का पैटर्न कैसे होने वाला है। चलो ठीक है, इतनी चीजें जानने के बाद अब अगला टॉपिक आने वाला है
मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम आएंगे अपने मेन टॉपिक पे जो कि है 70 नंबर कैसे लाया जाए 100 में से। समझ आया? तो इतना मैं मान के चलूं आपको पेपर का पूरा सब कुछ समझ आ गया है, किसी को कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। चलो अब सुनो मेरी बात, ये आपके सामने एक टेबल बनी हुई है और इस टेबल को मैंने कहीं से उठा के नहीं लगाया है बच्चों, इसको बैठ के बनाया है और इसको बहुत ज्यादा एनालाइज करके इसको बनाया है। और इनमें जितने भी आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं ये मैंने एक बेसिस पे लगाए हैं कि किस में से कितने ज्यादा क्वेश्चंस मुझे मिल सकते हैं। समझ आया? अब सुनिए, इसमें मैंने ये जो लिस्ट बनाई है इसको एनालाइज कैसे किया इसको जान लीजिए। देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, यहां पर अगर मैं अनुमान लगाऊं या यहां पर मैं थोड़ा सोचूं, 2002 से लेके 2018 तक जो मेरे पेपर्स आए वो थे मेरे ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन हुए थे। एंड उसके बाद जैसे चेंजेस हुए 2019 से लेके 2021 तक जो पेपर आए हैं वो ऑफलाइन पेपर्स हैं, सॉरी ऑनलाइन पेपर्स हुए हैं, करेक्ट। एंड ऑनलाइन के बेसिस पे हमने क्या देखा कि 2019 तक तो सब सिस्टम सही चलता रहा, एक पेपर आता था सब बच्चों को वही पेपर देना होता था सेम टाइम पे, बाकी सेंटर्स डिफरेंट होते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे जाके क्या देखा गया, बहुत सारे पेपर्स आने लग गए, सेशंस आने लग गए, शिफ्ट्स होने लग गई, है ना। तो मतलब पेपर्स की अगर वैल्यू देखी जाऊं तो बहुत बढ़ गई, है ना, क्वांटिटी बहुत हो गई, बहुत सारा पेपर्स बनने लग गए और कुछ कुछ बच्चों को जो जो भी उनका सेट बन जाता था उसको वो देना पड़ता था, ठीक है। सेम उसी बेसिस पे 2022 में भी आ गया है नया टाइप, है ना, यहां पर भी क्वेश्चन पेपर बनने वाले हैं। तो हमने जो एनालाइज किया है वो यहां पर ज्यादा किया है 2019 से 2021 के लिए, ठीक है। तो इन चीजों को देख के, उन बेसिस को देख के हमने यहां पर ये चैप्टर की लिस्ट तैयार करी है। अब सुनिए कैसे तैयार करी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करता हूं बच्चों, यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपको दिख रहा है, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि 2 क्वेश्चंस आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से दिख जाएंगे और जो कि 8 मार्क्स के होंगे, है ना। तो इसको एक्चुअली एनालाइज कैसे किया वो मैं आपको बता देता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं 2021 की बात करूं बच्चों, 2021 की बात करूं तो यहां पर जो सेशंस हुए थे 2021 में वो 4 सेशन हुए थे बच्चों, अभी आपके 2 होने वाले हैं, यहां 4 सेशंस हुए थे। एंड चारों सेशंस की अगर मैं डेट काउंट करूं, है ना, चारों सेशंस में कितने टोटल डेज थे जिसमें पेपर हुए थे, वो थे बच्चों हमारे 16 डेज। एंड अगर एक दिन में 2 शिफ्ट हो रही हैं तो टोटल पेपर्स मेरे पास कितने निकल के आएंगे, टोटल पेपर्स मेरे पास आएंगे 32 पेपर्स, है ना। देना आपको एक ही है, 4 सेशंस थे, आपको 4 पेपर देने पड़े होंगे, लेकिन बेस्ट ऑफ 1 लिए जाएंगे। हम तो ये मान के मानेंगे कि आपके टोटल 32 पेपर्स जेई ने बनाए, ठीक है। उसके हिसाब से अगर मैं देखा जाए तो मैंने जब एनालाइज किया, जब देखा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कहीं ना कहीं से टोटल 32 से लेके 33 क्वेश्चंस देखे गए। कितने क्वेश्चंस देखे गए, 32 से लेके 33 क्वेश्चंस हमें देखे गए 2021 के पेपर में। 2021 के पेपर में इतने क्वेश्चंस देखे गए, है ना। अब ये टोटल पेपर कितने थे, 32, इतने क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से देखे गए। तो कहीं ना कहीं से मेरे को ये समझ आया कि एटलीस्ट एक नहीं तो 2 क्वेश्चंस कंफर्म इससे आते ही आते हैं, कंफर्म इससे आते ही आते हैं, ठीक है। अब ये चीज डिफिकल्ट है कि इजी है, हम कैसे स्कोर कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो किस बेसिस पे एनालाइज किया ये पक्का लगा, है ना। और एक चीज और मेरी बात सुन लीजिए, 2019 से लेके 2020 के बीच में कम से कम 1500 से प्लस क्वेश्चंस आ चुके हैं फिजिक्स के। तो इतना तो हम एनालाइज करके बैठे ही हैं, ठीक है। चलो अब सुनिए, अब जो लिस्ट बनी है ना बच्चों, उस बेसिस पे बनी है कि आपका पेपर आने वाला है, नेक्स्ट मंथ आपका पेपर है और आप कैसे ना कैसे आपका स्कोर हो जाए। तो वो एक ही बेसिस पे हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो जो स्कोरिंग हो, प्लस उसमें मेहनत भी कम करना पड़े और क्वेश्चंस भी ज्यादा टफ ना आए। उसी चीज को देखते हुए ये मैंने एक ऑर्डर तैयार किया जहां पर 50 या 45% ऑफ योर फिजिक्स पोर्शन आर देयर। पूरा 100% पोर्शन है ही नहीं, यहां पर मैंने देखी काइनेमेटिक्स कहीं नहीं लिखा है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहीं नहीं लिखा है, करेक्ट। तो जहां मैंने देखा मॉडर्न फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो जहां से मैंने देखा, एनालाइज करके बात करी, तो एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं इस चैप्टर से। मॉडर्न फिजिक्स से पूरे के पूरे 3 क्वेश्चंस आते हैं और 12 नंबर का पूरा पोर्शन है। और बच्चों बिलीव मी, इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं ना, केवल कॉन्सेप्ट बेस आते हैं।
देखो डिफरेंस क्या है मैं बताता हूं, मुझे नहीं पता जेईई मेंस को मॉडर्न फिजिक्स से क्या प्यार है, इतना ज्यादा क्वेश्चन वो इसी चीज का देता है। इवन देखो सेमीकंडक्टर से 2 क्वेश्चन की गारंटी है, गारंटीड क्वेश्चन है, ये गारंटीड क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन से देख लो 1 क्वेश्चन की गारंटी है, 6 क्वेश्चन तो यही हो गए, 6 मतलब कितने होगा 24 नंबर आपके यही हो गए। इसमें दिक्कत क्या है पता है, ये चीजें थोड़ी वाइड है, थोड़ी लेंदी बोल सकते हो, लेकिन इसको अगर पढ़ लिया तो क्वेश्चन सीधा का सीधा आ जाएगा, ऐसा फेंक के लो नंबर ले लो, समझ रहे हो। सॉरी। वहीं अगर मैं काइनेमेटिक्स की बात करूं बच्चों, तो मेरे से पूछो तो मैं बोलूंगा कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डीप है, बहुत ज्यादा डीप है ना। तो मैं क्यों ना मॉडर्न फिजिक्स पढ़ के ही ये नंबर लेके आऊं, और ये जब मेरे को पता है फॉर्मूला बेस्ड सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं इनको क्यों छोड़ूंगा, कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा। अगर वो सच में स्कोर करना चाहता है तो इनको नहीं छोड़ेगा, उसी बेसिस पे मैंने ये चीज बनाई। करेक्ट। अब सुनिए, यहां पर सेमीकंडक्टर्स भी लिया, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स के 2 क्वेश्चंस आना फिक्स है, गारंटीड मिलेंगे आपको, 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसमें आपको अब टॉपिक्स क्या करने हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। ये तो आपको पता लग गया कि कौन कौन से चैप्टर, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी बताया है, 2 क्वेश्चन आने वाले हैं और टोटल 4 मार्क्स हो जाएंगे, है ना। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमको सर पढ़ना क्या है, कहां से क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सर आप बताइए, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो जितने ही मैंने अभी तक चैप्टर्स यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, वो टोटल कुछ इतने चैप्टर्स हैं। आप यहाँ पे देखिए मैंने मैग्नेटिज्म एंड मैटर ले रखा है, लेकिन कहीं भी मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात नहीं की है, क्योंकि वो चैप्टर है जहां पर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। लेकिन मैग्नेटिज्म एंड मैटर से ये देखा गया है कि सीधा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आ ही जाता है। एंगल ऑफ डिप की अगर मैं बात करूं, सीधा का सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, सीधा का सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, बस आपको फॉर्मूला रखना है। बच्चे गलती क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं, ज्यादा लगाते हैं, और एट दी एंड दिमाग लगाते लगाते क्वेश्चन गलत कर देते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं उनको पता होगा इसका एक फॉर्मूला था, और करके भाग आएंगे और उनको 4 नंबर मिल जाएंगे। ये चीजें हमें नहीं छोड़नी है, हम नहीं छोड़ेंगे, अब हम नंबर लेके ही रहेंगे, लेके ही रहेंगे। हमारा टारगेट जो है वो पूरा करेंगे, 70+ नंबर ला के रहेंगे, सर कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपको करना क्या क्या है, कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिया है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन। मैंने ये दोनों इस वजह से लिया है कि ये दोनों भाई बहन की तरह बच्चों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये दोनों के दोनों। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब बच्चा पढ़ता है, उसकी अगर उसको पूरी नॉलेज हो जाती है, तो उसको ये दिखता है साफ साफ कि ग्रेविटेशन को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 90% कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लग जाएंगे। या उल्टा कर लीजिए, अगर आप ग्रेविटेशन पढ़ के बैठे हो तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हो, फील वही है, यहाँ पर चार्ज काम करता है, यहाँ पे ग्रेविटी काम करती है, और कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, यहाँ पे ग्रेविटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर सब पढ़ना है, इस चैप्टर में कुछ नहीं छोड़ना। अब आप में से काफी बच्चे बोल रहे होंगे, सर आपको अगर यही बोलना था सब पढ़ना है तो ये वीडियो क्यों बनाया। बच्चों इसको मैंने इसी वजह से रखा है इस लिस्ट में मैंने इसी वजह से रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th का वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ क्लास 12th इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहला चैप्टर ही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, और उसको हर बच्चा कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो पढ़ता ही पढ़ता है। करेक्ट, तो मैं ये मान सकता हूं ये चैप्टर तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा, है ना। और इसमें भी आपको क्या ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाली जाती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ना। फिर उसके बाद वर्क डन की बात करनी चाहिए हमें, फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और सुनिए मेरी बात, सारी चीजें भूल जाइए आप, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपको याद हो dq इक्वल्स टू लैम्डा dx, अगर मैं किसकी बात करूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी की, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो उसमें जो छोटा सा चार्ज होगा वो लैम्डा dx के बराबर होगा, है ना। dq इक्वल्स टू सिग्मा dA एंड dq इक्वल्स टू रो dV। यहां पर ये रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या है, एरिया चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी आप इसको बोल लो। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं जब अपने टाइम पे पढ़ता था इन चीजों को जरूर याद रखता था फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्यों, क्योंकि होता क्या है ना, किसी भी शेप की एक चीज दे देगा और वहां पे बोलेगा बताइए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, और यही तो आपसे पूछ लेगा क्या पोटेंशियल एनर्जी बताइए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए इस वाले पूरे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज की वजह से, है ना, जिसकी डेंसिटी किसी वजह से चेंज हो रही है डिस्टेंस के साथ साथ। करेक्ट, तो कहीं ना कहीं ये चीजें जरूरत होती है। अगर आपको यहां से कन्वर्जन आ गया तो आप वहां से चार्ज निकाल लोगे, और चार्ज निकाल लोगे तो आप पोटेंशियल और इंटेंसिटी तो डायरेक्टली बता ही दोगे,
है ना। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहां से आपके कंफर्म कितने नंबर पक्के हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से, 4 नंबर आपके फिक्स हो गए हैं, करेक्ट। अब सुनिए मेरी बात, आगे बढ़ते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, बच्चे सोचते होंगे सर्किट डायग्राम हम करेंगे, सर्किट डायग्राम बच्चों, लेकिन मेरी बात बिलीव मानना कि लास्ट ईयर भी जो देखा गया या लास्ट टू लास्ट ईयर देखा गया, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस किससे आ रहे हैं बच्चों? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आ रहे हैं। वो क्या होते हैं? जैसे अमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, ये लिस्ट तैयार है ऑलरेडी। अमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, व्हीट स्टोन ब्रिज भी मान लीजिए, ईएमएफ फाइंड करना होता है मीटर ब्रिज के बाद, करेक्ट। इन चीजों से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फील हो रहा है थियोरेटिकल चीज, यार अमीटर तो इज समथिंग लाइक अ इंस्ट्रूमेंट जिसको हमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसको पढ़ के क्या वो क्वेश्चन कहीं घुमा सकता है? नहीं। वही लिमिटेड क्वांटिटी और वही लिमिटेड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आने वाला है। तो मैं इसको छोड़ूंगा? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इसको तो मैं 3 स्टार मार्क कर दूंगा। मेरे को नंबर चाहिए, मैं तो इसको करूंगा ही करूंगा। समझ आया? और सर्किट सॉल्विंग का जो मैंने आपको बोल रखा है बच्चों, यहां से इतना नहीं आता, लेकिन बोल सकते हैं आ सकता है ना। नॉर्मल क्वेश्चंस बोल सकते हैं, अगर आने को होगा तो एक आ सकता है, अदरवाइज यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से जरूर आएगा, ठीक है। तो ये पूरा एनालाइज करके आपको बताया गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन तो आता है, लेकिन कैसे आ रहा है, किन चीजों से आ रहा है, कहां पर आपको इंपॉर्टेंट है करने का, वो इन पे ध्यान देने की जरूरत। समझ में आया? तो यहां से आपके, अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो यहां से आपके 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, और शायद आपको आपके पेपर में दोनों क्वेश्चंस अमीटर, मीटर ब्रिज या पोटेंशियोमीटर कहीं ना कहीं से देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो इन टॉपिक्स को हमें नहीं छोड़ना है। ऐसे ही देखते हुए हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं, जो कि है कैपेसिटर। इसका डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि कैपेसिटर में जो ज्यादातर देखा जा रहा है, जो पेपर्स में आ रहा है, वो है डाइलेक्ट्रिक के ऊपर क्वेश्चंस, है ना। डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देते हैं किसी कैपेसिटर के अंदर, है ना, तब उसके बाद उसमें चार्ज का फ्लो कहीं ना कहीं कुछ पूछते रहते हैं ना। तो आपको इंसर्शन वाली सारी चीजें आनी चाहिए। और डाइलेक्ट्रिक का कॉम्बिनेशन भी बहुत पूछा जा रहा है बच्चों। डाइलेक्ट्रिक को छोड़ ही नहीं रहा है भाई, जेईई मेंस डाइलेक्ट्रिक को छोड़ ही नहीं। और एक चीज और है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। ये चीज तो आपको पता ही होगी, नहीं पता है तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके टिक कर लो भैया। इसमें कुछ नहीं होता है, एक बार इक्वेशन बन जाएगी, देन इंटीग्रेशन वगैरह लगेगा और आंसर आ जाएगा, है ना। अगर आपको ज्यादा याद ना हो, जिस सेंस में मैं याद करके रखता हूं वो मैं बता दूं आपको कैसे। जो हमारी इक्वेशन आती है चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों के लिए, मैं उसको कुछ इस टाइप से लिखता हूं। मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको उससे रिलेट कर सकते हो। Q इनफाइनाइट e की पावर माइनस टी ओवर टाउ प्लस Q इनफाइनाइट। अगर मैं चार्जिंग की बात करूंगा, दैट मीन्स एट t इक्वल्स टू जीरो, क्या मेरा कैपेसिटर को चार्ज होगा? दिस इज माई कैपेसिटर। क्या मेरा कैपेसिटर को चार्ज होगा? नहीं होगा। तो t इक्वल्स टू जीरो, Q ऑफ t इक्वल्स टू जीरो इज जीरो। और मानो किसी इनफाइनाइट टाइम के बाद, मुझे नहीं पता, बहुत टाइम तक मैंने उसको कनेक्ट करके रखा किसी वोल्टेज सोर्स से, तो उस पर चार्ज कितना आ जाएगा? सर कुछ ना कुछ आ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा। उस Q मैक्स को मैं इनफाइनाइट टाइम के बाद उसको बोल दूंगा मैं Q नॉट। तो क्या मैं यहाँ पे वैल्यूज रख सकता हूँ? 0 माइनस Q इनफाइनाइट को क्या लिख दूंगा? Q नॉट e की पावर माइनस टी। और टाउ को क्या बोलते हैं बच्चों? RC होता है। कब? जब जो RC सर्किट की बात की जाए, है ना। और LR सर्किट की बात की जाए तो कुछ और होगा, LCR के लिए कुछ और होगा, ठीक है। RC मैंने लिख दिया, चलो इसको टाउ छोड़ दो। यहां पर मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, बट एटलीस्ट आपको फील करा रहा हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। समझ आया? तो यहां से आपकी QT की इक्वेशन बन गई फॉर चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, 1 माइनस e की पावर t ओवर टाउ। तो क्या यहां से आप निकाल नहीं सकते हो? क्या इसमें कोई बड़ी बात कर दी मैंने? और हमें पता है इस पॉइंट से क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं ये नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। और आप करोगे अगर आपको चाहिए 70 प्लस मार्क्स, तो आप करोगे इसको पक्का। चलो, इतना करने के बाद अगले टॉपिक पर आते हैं, जो कि है मेरा, इसको मैं पहले रब कर देता हूं बच्चों, ठीक है, जिससे आपको स्लाइड में भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो, इसके बाद अगला टॉपिक आएगा मेरा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। मैंने यहां पर अभी बोला कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट नहीं लिया, और वो चैप्टर्स क्यों नहीं लिया उसके बारे में बताऊंगा। यहां से मेरा सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा का सीधा क्वेश्चन। थियोरेटिकल पार्ट है, अगर आपने एनसीईआरटी में देखा होगा तो यहां पर ये चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बाद दिया जाता है, थियोरेटिकल चैप्टर।
यहाँ पर नॉर्मल नॉर्मल टॉपिक्स की बात कर लेते वो लोग, अर्थ मैग्नेटिज्म, बार मैग्नेटिज्म, एंगल ऑफ डिस्क, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। यहाँ पर एक टॉपिक और लिख देता हूं मैं, एक टॉपिक और लिखूंगा यहाँ पर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, है ना। इन सारी चीजों के ऊपर थ्योरेटिकल ओनली, केवल थ्योरेटिकल, इनमें कितनी बड़ी बात नहीं है, यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मैग्नेटिज्म से आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो कितना का, 1 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, सॉरी 1 क्वेश्चन दिख जाएगा, 1 क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आपको दिखेगा। ठीक है, ये तो रही बात मैग्नेटिज्म की। चलो अब इसके बाद आते हैं डायमेंशन, एरर्स एंड वेक्टर्स। बच्चों इसमें मुझे कोई आपको कुछ बताने की जरूरत है नहीं। डायमेंशन मतलब डायमेंशन निकालना, अगर कोई रैंडम क्वांटिटीज के डायमेंशन दी है वो निकालना। इवन एरर्स कैसे फाइंड की जाती है उसका तरीका, परसेंटेज एरर वगैरह ये आपको आना चाहिए। क्या परसेंटेज एरर निकालना, करेक्ट। वेक्टर्स में तो आपको पता ही होना चाहिए, ये सारी तो बेसिक चीज है। यहां से भी एक क्वेश्चन आपको दिखेगा, पक्का एक क्वेश्चन आपको यहां से दिखेगा, नॉर्मल चीजों के ऊपर। ठीक है, अगला टॉपिक आता है बच्चों सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स फ्री के नंबर है, फ्री के नंबर। सेमीकंडक्टर्स में कोई बड़ी तोप नहीं है, कोई बड़ी तोप नहीं है। सेमीकंडक्टर्स भी एक ऐसा टॉपिक है जिसको ज्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नंबर आपको उतने ही देगा जिसको आपको डीप में चीजें पढ़ के आएंगे। लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स को आप पढ़ लीजिए बच्चों, आपको सिंपल से क्वेश्चन दिख जाएंगे। बस एक बार कॉन्सेप्ट देखना है कि लॉजिक गेट्स कैसे होते हैं, क्या काम करता है, और गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, है ना। ये सारी चीजें आप देख लोगे तो आपको दिक्कत ही खत्म हो जाएगी, सीधे के सीधे नंबर आएंगे अगर इसमें क्वेश्चन आ गया। ठीक है, या फिर ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन आ सकता है, जीनर डायोड से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 3 टॉपिक है एंड इससे फिक्स है बच्चों। सेमीकंडक्टर से इवन हमारे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 8 मार्क्स फ्रॉम सेमीकंडक्टर ओनली, केवल सेमीकंडक्टर से। और उसमें भी हमें इतना पढ़ना नहीं है, नॉर्मल चीजों पर नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। चलो इतना देखने के बाद सेमीकंडक्टर के बाद अब हम आएंगे मॉडर्न फिजिक्स पे। कहने को मॉडर्न फिजिक्स तो एक ही नाम है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें बच्चों, 3 क्वेश्चंस, और मेरी समझ से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, गारंटीड है आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स से अलग ही प्यार है, जेईई मेंस को अलग प्यार है ना। अब सुनो, मॉडर्न फिजिक्स में ये आने तो वाले हैं, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स कोई एक अकेला टॉपिक नहीं है, उसमें काफी टॉपिक्स हैं, काफी चैप्टर्स हैं, जैसे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, ये मैंने अलग से लिख रखा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, हमारे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन देखा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, और उसमें किस में देखा गया, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में देखा गया। यहां से आपको एक क्वेश्चन तो आई थिंक सो मिलने वाला है, एक क्वेश्चन यहां से आपको गारंटीड मिलने वाला है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है, 1 क्वेश्चन। ठीक है, पक्का। चलो, और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में से, प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल। कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, थियोरेटिकल पोर्शन है, मैंने क्या बोला, पढ़ने के ऊपर है, आपके पढ़ने के ऊपर। और सुनिए, अगर आप मॉडर्न फिजिक्स की मुझसे बात करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज रीड दी एचसी वर्मा। एचसी वर्मा को आप रीड कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। एचसी वर्मा में मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं दिया है, उसमें कम भी दिया है, लेकिन प्लस कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर दिए हैं। अगर आपको एचसी वर्मा की लैंग्वेज बहुत प्यार से समझ आ जाती है तो आई रिक्वेस्ट यू कि उस चैप्टरों से गो थ्रू हो जाओ एक बार, और उसके बाद अगर क्वेश्चन छूट जाए तो प्लीज इस वीडियो पे कमेंट कर देना। समझ आया? और ये चीजें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सीधे सीधे मार्क्स आ जाते हैं। कोई मुझसे बोले कि पहले आप जाइए, ये काम कीजिए, ये कीजिए, फिर देखेंगे कि आपका काम होता है कि नहीं, या कोई ये बोल दे मेरे से कंफर्म कि आप जाइए 1 घंटा या क्लास लेके आइए, फिर आपको हम ये रिवॉर्ड देंगे, ये रखा हुआ है सामने, तो मैं उस चीज को, काम को पहले करूंगा। सेम हियर, मॉडर्न फिजिक्स में फिक्स है कि जो टॉपिक्स आप पढ़ के जाओगे, अगर अच्छे से, इवन थोड़े लेंदी भी हुए, पढ़ के जाओगे, नंबर आपको देंगे ही देंगे, नंबर आपको देंगे ही देंगे। और काइनेमेटिक्स का कोई भरोसा नहीं है भैया, कल को आप पूरा पढ़ के भी चले जाओगे ना, क्वेश्चन किस लेवल का आ जाएगा कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भरोसा नहीं है बच्चों, कुछ भरोसा नहीं। कोई वहां पे कोई फॉर्मूला चलता ही नहीं है, वहां फीलिंग चलती है, फीलिंग। ठीक है, चलो, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 2 चीज इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता इस साल यहां से क्वेश्चन दिखेगा, बट यस आएगा भी तो इन 2 टॉपिक्स के अंदर से। एक तो डी ब्रॉगली एंड बोर्स मॉडल,
प्लस आयनाइजेशन एंड बाइंडिंग एनर्जी, इनके ऊपर आ सकता है, लेकिन जहां तक है नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो ये केमिस्ट्री के पार्ट में जरूर आ सकता है बच्चों, है ना, वहां पर भी ये चीज पढ़ी जाती है, वहां आ सकता है। ठीक, ये सारी चीजें डी ब्रोगली एंड बोर्स मॉडल। चलो, उसके बाद न्यूक्लियाई वाला पार्ट आ गया। न्यूक्लियाई में क्या देखना है आपको? रेडियो एक्टिव डिके। अरे हाफ लाइफ वगैरह आपने देखा, सिंपल सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है हाफ लाइफ का, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा घुमाएगा, लेकिन अगर आप इसको पढ़ भी लोगे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अगर ये मुझसे बोले कि न्यूक्लियाई में से एक क्वेश्चन आने वाला है सर, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएगा, बस आपको ये पढ़ना है, भाई मैं उसको पढ़ दूंगा। अगर मेरे को कोई बोलेगा ना कि इतना सा पार्ट है, मैं पढ़ दूंगा उसको। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं, तो ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अभी पढ़ने बैठ जाओ। यार आप लोगों ने पढ़ तो रखा ही होगा, करेक्ट? काफी बच्चे, क्या ज्यादातर बच्चे ये होंगे कि जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड होगा जेईई मेंस का, नाउ दे हैव टू स्कोर अ गुड मार्क्स, उनको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। कई बच्चे होंगे जिनको इस पे बहुत अच्छा कमांड होगा, वो इस पे और अच्छा कमांड कर लीजिए, समझ आया? और अच्छा कमांड कर लीजिए। चलिए, उसके बाद हम ईएम वेव्स पर आ जाते हैं। ये चैप्टर भी हमें कितने क्वेश्चन ईएम वेव से आ सकते हैं बच्चों, पीछे आके देखेंगे हम। ये देखिए, ईएम वेव से भी हमें एक क्वेश्चन आने की गारंटी है, एक क्वेश्चन हमें मिलेगा। ठीक है, आओ जरा वापस, ईएम वेव्स कहां है हमारा? ये रहा। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? एम्पियर मैक्सवेल लॉ पता होना चाहिए, मैक्सवेल की इक्वेशन क्या होती है वो पता होना चाहिए, एंड उसके बाद ईएम वेव्स की इक्वेशन, और उसमें भी आपको क्या देखना है? ये चीजें, रिलेशन अमंग स्पीड ऑफ लाइट, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अरे भाई वाइब्रेशंस होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, वो किसके होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के। उन दोनों का कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएगा, उन दोनों का कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और सुनिए यहां पर, मैं चलो अभी बताते हैं आपके ठीक है, या फिर आप पहले देख ही लीजिए। इतने सारे टॉपिक्स तो मैंने बताए, यहां पर एक टॉपिक आपको और बताने वाला हूं जो गारंटीड इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटीड आएगा। और वो टॉपिक जो मैं बताने वाला हूं वो कहां बताऊं? यहां लिख देते हैं, वो आएगा बच्चों डॉपलर्स इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? डॉपलर्स इफेक्ट। यहां से क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है, कंफर्म आएगा यहां से, डॉपलर्स इफेक्ट से एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आने ही आने वाला है यहां से। अब अगर आप क्वेश्चंस को टोटल करें बच्चों तो कितने हो रहे हैं? थोड़ा कैलकुलेट कीजिए। 3 + 3 6, 10 एंड 17, करेक्ट? हाँ, 2 4 6 8 10 एंड 16 17 क्वेश्चन तो हमारे यही हो गए। अगर 17 क्वेश्चन में ऐड करूं और ये 17 और ये 18, कितने नंबर होते हैं बच्चों? 18 हो गए। टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए मेरे? टोटल क्वेश्चंस हो गए मेरे 18, है ना। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे बच्चों? 18 × 4 दैट इज इक्वल्स टू 2 एंड 4, 8 4 जा 32। ये तो ज्यादा हो गया बच्चों, है ना। हमने टोटल गलत कर दिए क्या? ये टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 क्वेश्चन है बच्चों, 17 क्वेश्चन है। और अगर 17 क्वेश्चन को मैं इंटू कर दूं, 17 क्वेश्चन को 4 से इंटू कर दूं तो कितना हो जाएगा? 68 नंबर, 68 मार्क्स आपके फिक्स हो गए हैं। एंड एक क्वेश्चन और भूल गया बच्चों, जो मैंने अभी आपको डॉपलर्स इफेक्ट में बताया कि एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलने वाला है, तो +4 और कर दीजिए, जो हो जाएगा 72 मार्क्स। यहां से आपके 72 मार्क्स फिक्स हैं। बस आपको इतनी सारी चीजें करनी है, 72 मार्क्स तो फिक्स ही हैं। और जो हमारा टारगेट जो चल रहा था वो कितना था? 70+, वो भी अचीव हमारा हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कैसी भी दिक्कत? ठीक है, अब जो चैप्टर्स बचे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी सुनिए, हमने कहां तक देख लिया था बच्चों? हाँ, ईएम वेव तक हमने बात कर ली थी। अब हम आ जाते हैं केटीजी के ऊपर। ठीक है, केटीजी में आपको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आना चाहिए। उसमें वो क्या बताता है? वेलोसिटी का वेरिएशन बताता है। और कैसे बताता है? VRMS, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और V एवरेज, इनके बीच में एक रिलेशन होता है ना, वो आपको आना चाहिए। प्लस काइनेटिक गैस इक्वेशन भी आपको आनी चाहिए। केटीजी में इतने में ही काम हो जाएगा। एंड केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा टॉपिक है बच्चों कि यहां से अगर आपसे क्वेश्चन छूटता है तो आप ये मान लीजिए बच्चों कि आपसे कुछ नहीं कह सकते फिर, क्योंकि ये फ्री के नंबर होते हैं बच्चों, है ना। चलो इससे छोड़ो, मैं आपसे थर्मोडायनेमिक्स की बात करता हूं। केटीजी के तो चलो इतना नॉर्मल सी चीज आ जाएगी। थर्मोडायनेमिक्स में किस बच्चे को दिक्कत है कि नंबर नहीं आ पाएंगे? भाई इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू,
इसकी नॉलेज होती है बच्चों को, W की नॉलेज होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम F के बारे में नॉलेज होती है, हीट हमें पता होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना। यहां से बाहर कहीं जाएगा CP और CV का रिलेशन, यहां से बाहर कहीं जाएगा नहीं जाएगा। और यहां से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन देगा नहीं देगा। ग्राफ्स के क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे बेसिस पे, क्या आ सकते हैं, ग्राफ्स क्वेश्चन, ग्राफ के आ सकते हैं। इससे ज्यादा दूर भागेगा क्या, वो नहीं भागेगा बच्चों, है ना। तो यही चीज ध्यान देने वाली है, बिल्कुल ध्यान देने वाली प्रॉपर वे में। तो इस बेसिस को अगर आप फॉलो करते हो तो आपके प्रॉपर नंबर पक्के हैं, बिल्कुल पक्के हैं। तो क्या आप इस चीज को फॉलो करोगे, बिल्कुल ध्यान से फॉलो करोगे जो मैंने आपको बताया है ना। देखो बच्चों, अगर आप चाहते हो कि आपके नंबर आए 70+ तो वो बच्चे बिल्कुल बिल्कुल फॉलो करेंगे, करेक्ट। तो यहां पर सारे चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए, करेक्ट। और सुनिए यहां पर देखिए, मॉडर्न फिजिक्स का नॉर्मल में आपको बता दिया, 3 क्वेश्चंस फिक्स हैं आपके, है ना। सेमीकंडक्टर्स में भी फिक्स है और इन सारे चैप्टर्स में भी फिक्स है। और इनमें से मैंने 50% ही केवल फिजिक्स का पोर्शन लिया है, बाकी पोर्शन लिया नहीं, क्योंकि दीज पोर्शंस आर स्कोरिंग पोर्शन जहां से आपके ज्यादा नंबर आ सकते हैं, है ना। तो स्मार्ट वर्क करना ज्यादा अच्छा रहेगा इस टाइम पे एज कंपेयर टू हार्ड वर्क। और दूसरी चीज और, फॉर रिवीजन पर्पज मैं आपसे अब एक चीज और बोलना चाहता हूं, 2 मिनट की बात और, कि बच्चों रात में पढ़ना थोड़ा कम कर दो एज कंपेयर टू मॉर्निंग स्टडीज। पेपर आपको कब देना है, या तो 9 से 12 के बीच में देना होगा या 3 से 6। बोलो मैं गलत बोल रहा हूं, नहीं। उस बेसिस में अगर आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर देना है तो थोड़ा वहीं से सोचिए कि आपका माइंडसेट भी वैसा ही होना चाहिए जिस टाइम आप सो के उठ रहे हो, आपका दिमाग उसी टाइम चलना चाहिए। ये माना जाता है कि अगर आप रात में ज्यादा पढ़ते हो दिन में सोते हो तो आप रात वाले इंसान हो जाते हो, आपका दिमाग रात में चलने लगता है, सुबह नहीं चलेगा। इसीलिए रात में सोना स्टार्ट कीजिए, नींद पूरी लीजिए एंड सुबह उठ के पढ़ना स्टार्ट कीजिए, जिससे आपका फायदा होगा, करेक्ट। एंड पेपर के टाइम आपका दिमाग चलेगा नहीं, दौड़ेगा। एंड 1 महीना आपके पास बचा है, जिन बच्चों का ये प्रिपरेशन इसमें कुछ बचा हुआ है वो इस चीज को करें, प्लस जो रिवीजन के लिए बैठे हैं वो रिवाइज करें, एंड साथ में स्टार्ट कर दीजिए एक एक सैंपल पेपर लगाना पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का। एंड अगर सैंपल पेपर्स भी नहीं है तो अरिहंत की जो 37 ईयर्स की या 40 ईयर्स का हो गया है, वो सारे पुराने क्वेश्चन पेपर्स को लगाना स्टार्ट कीजिए। बुक्स में से मत लगाइएगा, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, या अलग से बुक आती है तो सेपरेट 3 घंटे बैठ के पेपर देना है, करेक्ट। और जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा है उसको बुक में जाके चेक करना है, ठीक है। इतना आप करोगे, इतना अगर आप करोगे तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। एंड इवन आई एम गारंटिंग यू, चलो 70 छोड़ो, 70 तो चलो मैंने बता दिया आपको, आपके 65 से ऊपर गारंटी है। इसमें ही मैंने मान लिया कि कहीं ना कहीं आप एक गलत करके आ जाओगे आंसर, लेकिन 65 गारंटी है, गारंटी मार्क्स है। एंड 11th के बच्चे जो है उनको भी इससे सीखने की बहुत जरूरत है, वो भी इन चैप्टर्स में आगे जाके ध्यान देंगे, इवन मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ध्यान देंगे, ठीक है। समझ आया, तो बिल्कुल तरीके से तैयारी करोगे। चलो बच्चों, इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट, और मन लगा के तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं बाद में अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।